भैया बॉलीवुड में फेम एक अलग बात होती है और एफआईआर अलग। और एक बार जब एफआईआर लिखा जाता है लोग सीधा रेड कारपेट से कोर्ट रूम पहुंच जाते हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम कभी टेररिज्म से जोड़ा गया। संजय दत्त पर कई बार अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने का आरोप लगा है। तो किसी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर अजीबोगरीब बातें भी कह दी। पाकिस्तान का ड्रामा भी दिखा देते हैं जिसने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को आतंकवादी करार दे दिया है। और बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती। सलमान के अलावा भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रोड एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे उन बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटीज की जिन्हें लोग प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन जिनके नाम के साथ क्रिमिनल केसेस, कन्विक्शंस और सीरियस लीगल कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं। इस लिस्ट में कुछ नाम एक्सपेक्टेड होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनके बारे में सुन के आपको थोड़ा शॉक भी लगेगा। तो ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है संजय दत्त। आजकल भले ही संजय दत्त एसपी चौधरी असलम बन रहमान डकैत की मर्डर प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन एक टाइम था जब खुद संजय पे टेररिज्म का चार्ज लगा था। वो तो गनीमत थी बाल ठाकरे और सुनील दत्त के कनेक्शंस की कि संजय पे टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगने के बजाय आर्म्स एक्ट लगा था, क्योंकि संजय अंदर तो हुए थे टाडा के केस में और उसमें अंदर जाते तो लंबा जाते। पर ये सब हुआ क्यों? संजय दत्त ने कई बार कराची में बैठे छोटा शकील से बातें की थी। इनफैक्ट पुलिस के पास रिकॉर्डिंग भी थी। उन 4 फिल्मी हस्तियों में संजय दत्त छोटा शकील से बातचीत करते हुए पाए गए थे। हाँ। तुम लोग का जो सेटलमेंट होगा तुम दोनों को घर बुला के सेटल करवा देगा। लेकिन संजय इससे भी बड़ा गुल खिला बैठे थे। 1991 में बाबरी मस्जिद इंसिडेंट के बाद 92 बॉम्बे में राइट्स हो गए और कुछ महीनों बाद 93 में सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट, जिसके मास्टरमाइंड थे दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन। ब्लास्ट के बाद की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि संजय ने अपने घर पे अब्बू सलेम और रियाज सिद्दीकी से हथियारों की डिलीवरी ली थी और ये हथियार उसी कंसाइनमेंट से थे जो ब्लास्ट के टाइम यूज हुए थे। संजय को टाडा के अंडर अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वेपन्स तो बस सेल्फ डिफेंस और फैमिली प्रोटेक्शन के लिए थे। इवेंचुअली केस आर्म्स एक्ट में बदल गया, जिसकी सजा कुछ हल्की होती है और बेल भी मिल जाती है। केस चलता रहा, हियरिंग्स होती रही और मामला पूरा मीडिया सर्कस बनता रहा। और आयरनी देखिए, संजय के अरेस्ट के आसपास खलनायक रिलीज हुई जहां वो वांटेड क्रिमिनल बने थे। फिर 31 जुलाई 2007 को उन्हें मुंबई ब्लास्ट चार्जेस से क्लियर कर दिया गया, पर इलीगल वेपन्स पोजेशन के लिए आर्म्स एक्ट के अंडर 6 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली। इवेंचुअली संजय ने मिशन कश्मीर मूवी भी की, जिसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट KR नारायणन से मिलने राष्ट्रपति भवन भी बुलाया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था, बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से। एंड में संजय जेल से छूटे और वापस मूवीज में आने लगे। बीच में मुन्ना भाई जैसी हिट्स भी आई, लेकिन संजय के दामन पे टेरर और ड्रग्स के ऐसे दाग लगे जिसे राजकुमार हिरानी की बायोपिक भी मिटा नहीं पाई। लेकिन फिर भी लोग संजय से अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे। नंबर 2, रजत दलाल। अगर आप रजत दलाल का पूरा पैटर्न देख लोगे तो पिक्चर बहुत ही क्लियर हो जाएगी। ये कोई फियरलेस विजिलेंटी टाइप बंदा नहीं, बल्कि क्लासिक इंटरनेट बुली है जो हर बार उन्हीं लोगों पर चढ़ता है जिनके पास उसकी जितनी पावर नहीं होती। नवंबर 2023 वाला इंसिडेंट ही देख लो। 3 लोग बाबा के कपड़े पहनकर उसके घर आए। रजत ने उनसे हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र बुलवाया, सवाल पे सवाल किए और जब वो जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें हथौड़े से धमकी दी। उसके बाद उन्हें ना सिर्फ गालियां दी बल्कि पिटाई भी करी। इनफैक्ट एक दूसरे को थप्पड़ भी मरवाए, यहाँ तक कि उनके कपड़े उतरवाए और उनसे उठक बैठक करवाई। तू इसके मार। किसके घर में है तू पता है तेरे को? किसके घर में पता है तेरे को? अभी जान दूंगा, कपड़े उतार पहले। माना कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ऐसे इतने घटिया तरीके से? मतलब भाई साहब ने कोर्ट, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन सबको साइड में रखकर खुद को फुल ऑन मीशो का ड्वेन जॉनसन समझ लिया। इनफैक्ट आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो रजत दलाल का पेज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि PR टीम ने डिलीट करवा दिया है ताकि लोग जान ना पाए कि बंदा असल में कैसा है। फिर जून 2024 में अहमदाबाद के फर्स्ट ईयर BCA स्टूडेंट ध्यान लोधा का केस आया। फैमिली के स्टेटमेंट के मुताबिक रजत ने इंस्टाग्राम स्टोरी के चक्कर में उसका एड्रेस निकाला, उसे उठवाकर गौशाला ले गया जहां बच्चे की चप्पल से पिटाई हुई और गोबर से मुंह काला करा गया। और भाई साहब ने दोनों केसेस में वीडियो भी बनाए। कंप्लेंट में ये भी लिखा गया कि ध्यान लोधा से टॉयलेट साफ करवाया गया और इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने ध्यान की मदर ने 5 जून को साबरमती पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने रजत और उसके दोस्तों को अरेस्ट भी किया, लेकिन कुछ ही घंटों में बेल मिल गई। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स एम्प्लॉय को अब्यूज करना, कैरी मिनाटी को थ्रेट देकर अपॉलॉजी डिमांड करना, ये सब तो छोटी चीजें हैं। रोड रूल्स का तो छोड़ ही दीजिए, चाहे रेड लाइट तोड़ना हो या 140 की स्पीड पे 2 व्हीलर को मारना।
रजत ने सब कुछ कर रखा है। और भाई इतनी धौंस है तो टोल पर मेडिकल इमरजेंसी बोलकर क्यों निकलते हो? क्या 40-50 रुपए नहीं दे सकते? और फिर ऊपर से ज्ञान कि रैश ड्राइव मत करो। वाह, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सीधी बात यह है कि रजत दलाल का पूरा ब्रांड ही स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इंटिमिडेशन है। पर रजत के फेवर में हजारों लोग खड़े हो जाते हैं और जब सोसाइटी ऐसे आदमी को रिवॉर्ड करती है तो बुली को लगता है कि वो हीरो है और यही असली प्रॉब्लम है। नंबर 3, एल्विश यादव। एल्विश हरियाणा में पले बड़े, फिर यूट्यूब सेंसेशन बनने में उन्हें वक्त नहीं लगा और उससे भी कम वक्त लगा किंग ऑफ रियलिटी शोज कहलाने में। लेकिन एल्विश और कंट्रोवर्सीज का रिश्ता मिहिर और तुलसी और मोदी जी और अमित शाह जी से भी ज्यादा अटूट है। अब चाहे टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी को औरत बोलना हो या यूट्यूबर मैक्सटन को डेथ थ्रेट्स देनी हो। भाई साहब, जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन एल्विश की लाइफ का सबसे बड़ा क्रिमिनल इवेंट था वो नोएडा वाला स्नेक वेनम केस, जहां ये भी आरोप लगे कि एल्विश रेव पार्टीज में ड्रग सप्लाई करते हैं। शुरुआत हुई 2023 में जब मानेका गांधी की एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स ने कंप्लेंट फाइल की कि एल्विश और 5 और लोग एलिजिडली नोएडा के सेक्टर 51 में एक रेव पार्टी के लिए स्नेक वेनम अरेंज कर रहे थे। ओ हाँ, स्नेक के जहर को भी ड्रग्स के जैसे यूज करते हैं कुछ पहुंचे हुए लोग। ये क्या है? एनीवे, कंप्लेंट के मुताबिक एनजीओ ने स्टिंग ऑपरेशन किया, एल्विस से कांटेक्ट हुआ, फिर उन्होंने राहुल नाम के आदमी का कांटेक्ट दिया और उसके थ्रू वेनम अरेंज करने की बात हुई। पुलिस ने रेड करके 5 अक्यूज को अरेस्ट किया और उनके पास से स्नेक्स भी रिकवर हुए। उसके बाद एल्विश का नाम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी के क्रिमिनल कंस्पिरेसी वाले सेक्शन में बुक हुआ। ये सारे के सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। ये बेचता है इनका वेनम इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। एल्विश ने तुरंत सोशल मीडिया पर आके बोला कि एक्यूजेशंस बेसलेस, फेक हैं और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में उनका एक वीडियो भी मिला जहां वो 2 स्नेक्स के साथ दिख रहे थे। उनका कहना था कि स्नेक्स एक बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया ने अरेंज किए थे, जबकि सिंगर ने बोला कि उनका रेव पार्टी से कोई लिंक नहीं है। फिर फोरेंसिक रिपोर्ट में रिवील हुआ कि पार्टी से लिए गए सैंपल्स कोबरा और क्रेट वेनम के थे और इसी चेन में एल्विश को मार्च 2024 में अरेस्ट भी किया गया। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और पूरी प्रोसीडिंग्स क्वॉश कर दी। कोर्ट ने बोला कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर कंप्लेंट किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने फाइल नहीं की थी, तो इस कारण एनडीपीएस एक्ट यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट भी अप्लाई नहीं हुआ। अल्टीमेटली टेक्निकल ग्राउंड्स पे एफआईआर ही खारिज कर दी गई। बेल पर सुनवाई हुई थी, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, उनको जमानत मिल गई है ऑनरेबल कोर्ट से और एल्विश ने राहत की सांस ली। नंबर 4, सलमान खान। सलमान खान का लीगल ट्रैक रिकॉर्ड मतलब वाह, मूछें हो तो नथुलाल जैसी और बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज हो तो सलमान खान जैसी, वरना ना हो। जो हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो कि मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं वहां से निकल रहा हूँ, ये सर बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा, तुम लड़ क्यों रहे हो यार? सबसे पहले 28 सितंबर 2002 का हिट एंड रन केस। उन्हें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए अरेस्ट किया गया जब उनकी कार मुंबई की एक बेकरी में घुस गई। बेकरी गई सो गई, लेकिन फुटपाथ पर सो रहे बेचारे लोगों में से एक की डेथ हो गई और बाकियों को सीवियर इंजरीज आई। पहले कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगे, फिर ड्रॉप हुए और 24 जुलाई 2013 को उन्हें फॉर्मली फिर से कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया गया, जहां उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया। 6 मई 2015 को बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने उन्हें सब चार्जेस में गिल्टी माना, ये कंक्लूड करते हुए कि वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चला रहे थे। एक आरटीओ ऑफिसर ने ये भी कंफर्म किया कि 2004 तक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा दी, लेकिन उसी दिन हाई कोर्ट से बेल मिल गई और सेंटेंस सस्पेंड हो गया। बाद में ड्राइवर अशोक सिंह, जिसने बोला था कि गाड़ी वो चला रहा था, पर्जरी यानी झूठी गवाही देने के केस में अरेस्ट हुआ। प्राइम विटनेस रविंद्र पाटिल भी बार बार मिसिंग होता रहा और बाद में टीबी से मर गया। अल्टीमेटली दिसंबर 2015 में सलमान लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पर एक्विट हो गए। पर ये तो हुआ एक मामला, पिक्चर अभी बाकी है। फिर आता है 1998 ब्लैक बग और आर्म्स एक्ट मैटर, जब हम साथ है कि शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास डियर हंटिंग का एलिगेशन लगा। सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू भी इस केस में अक्यूज थे। साल 2006 में चिंकारा हंटिंग के लिए 1 साल की सजा मिली, जो अपील में स्टे हो गई। लेकिन फिर अप्रैल 2006 में 5 साल का जेल टर्म भी मिला और जोधपुर जेल भेजा गया बिफोर बेल। पर अल्टीमेटली 2017 तक उन्हें सारे केसेस में एक्विट यानी बरी कर दिया गया, क्योंकि सरकार एविडेंस ही नहीं दे पाई। मतलब ऐश्वर्या के साथ हो ना हो, लीगल सिस्टम के साथ सलमान का रिश्ता काफी कमिटेड रहा है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नंबर 5, जॉन इब्राहिम। बॉलीवुड में अगर किसी एक्टर को असली बाइकर बॉय कह सकते हैं तो वो जॉन इब्राहिम ही है। आप किसको सुनिए?
बंदा हाई एंड बाइक्स का इतना शौकीन था कि धूम के बाद उसकी इमेज ही स्पीड, स्टाइल और सुपर बाइक्स वाली हो गई थी। लेकिन उसी बाइक ऑब्सेशन ने उन्हें लाइफ का सबसे बड़ा लीगल हेडेक भी दे दिया। 8 अप्रैल 2006 की रात अराउंड मिडनाइट जॉन अपनी यामाहा 1100 सीसी लेके कार्टर रोड पर निकले। बैंड्रा में लेट नाइट बाइकिंग कोई एलियन एक्टिविटी नहीं थी, सो सीन नॉर्मली था। लेकिन खारदंदा से कार्टर रोड की तरफ मुड़ते वक्त 2 टीनेज साइकिलिस्ट शाम और तन्मय उनके सामने आ गए। जॉन ने क्रैश अवॉइड करने की कोशिश की पर कंट्रोल नहीं रहा और बाइक दोनों लड़कों से टकरा गई और जॉन खुद रोड के ऑपोजिट साइड जा गिरे। इम्पैक्ट के बाद जॉन के सर और पैर पर चोट लगी, राइट नी के नीचे डीप कट्स आए और दोनों लड़कों को भी नीज और एल्बोस पर चोट लगी। एक बात माननी पड़ेगी कि जॉन ने ऑटो रोककर दोनों बच्चों को भाभा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां तीनों की एक्सटर्नल इंजरीज का ट्रीटमेंट हुआ। बाद में जॉन लीलावती में एडमिट हुए और उनके पैर पर 4 स्टिचेस लगे। पहले न्यूज सिंपल बाइक एक्सीडेंट वाली थी, फिर नेक्स्ट डे पुलिस ने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का FIR फाइल कर दिया, स्टेटमेंट्स लिए और बाइक सीज कर ली। जाहिर सी बात है, सिंस जॉन इब्राहिम इन्वॉल्व थे, केस फिर छोटा मोटा मैटर नहीं रहा। लोअर कोर्ट ने जॉन को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। उन्होंने सेशंस कोर्ट में अपील की, लेकिन अक्टूबर 2011 के आसपास वो ऑर्डर अपहोल्ड हुआ और पुलिस कस्टडी भी हुई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिल्ट मेंटेन करा, पर मार्च 2012 में बेल और श्योरिटी दे दी। दोनों लड़कों ने एफिडेविट भी दिया कि उन्हें एक्टर से कोई ग्रज नहीं था। एंड में जॉन बच गए, पर ऐसा लगता है कि इस केस ने उनकी मिडनाइट राइड्स का रोमांस हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। मैं इम्पर्सनल नहीं हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ एंड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट में रोता हूँ। बाइक पे ज़्यादातर मैं बाइक पे ही रोया हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हेलमेट में मुझे कोई नहीं देख सकता। नंबर 6, राजपाल यादव। हर फेमस एक्टर अमीर हो जरूरी नहीं, और इसका रीसेंट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है हमारे छोटे पंडित। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? राजपाल यादव। प्रॉब्लम की जड़ थी उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू अता पता लापता, जो एम्बिशियस कम ओवर एम्बिशियस ज्यादा निकला। राजपाल यादव ने इसमें एक्टिंग भी करी, डायरेक्टिंग भी करी और इस फिल्म की प्रोड्यूसर उनकी वाइफ राधा यादव थी। मतलब बंदा फिल्म बना रहा था या वन मैन स्टार्टअप चला रहा था। ऊपर से इस फिल्म के लिए 5 करोड़ का लोन लिया गया लोकल बिजनेसमैन MG अग्रवाल से, लेकिन फिल्म ने बजट का सिर्फ 0.35% रिकवर किया, मतलब आधे से भी बहुत कम। नाम था अता पता लापता और कुछ वक्त के लिए राजपाल जी का एड्रेस ही लापता हो गया। और फिर इसके बाद लीगल चैप्टर स्टार्ट हुआ। 2013 में फॉल्स एफिडेविट फाइल करने पर 10 दिन की इम्प्रिजनमेंट मिली। फिर हाई कोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड कर दिया। फिर 2010 वाले लोन की नॉन रिपेमेंट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 महीने की सिविल प्रिजन की सजा सुना दी और उन्हें तुरंत कस्टडी में ले लिया गया। फरवरी 2026 में लॉन्ग रनिंग चेक बाउंस केस में एक्स्ट्रा टाइम की प्ली रिजेक्ट हुई और ड्यूज, इंटरेस्ट और पेनल्टीज के साथ लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गए। और 2026 में उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर 6 महीने की सेंटेंस सर्व करने के लिए सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर से पहले उन्होंने खुद कहा, मेरे पास पैसे नहीं है और यहाँ हम सब अकेले हैं। अल्टीमेटली इंडस्ट्री की मदद से राजपाल जी पैसे जोड़ पाए और बाहर निकले। धन्यवाद भी बोलूंगा कि इतने देश के इतने लोग मेरे साथ, इतने बच्चे खड़े हो गए, इसके लिए मैं ये कर्जा शायद मैं जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन अभी तक केस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि और भी लोन चुकाना है। इसलिए अब देखते हैं कि फाइनली क्या सीन बनता है। और आखिर में एक स्पेशल मेंशन के तौर पर मैं सलमान खान के साथ ब्लैक बक केस के बाकी 4 एक्यूज के बारे में भी बात करना चाहूंगा। तो आई पुलिस, हमको उठा के लेके चले गई और इसमें तब्बू, सोनाली, नीलम। जैसा मैंने पहले बताया, ब्लैक बक पोचिंग केस में सलमान अकेले एक्यूज नहीं थे। उनके साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के भी नाम शामिल थे। हालांकि 2018 में जोधपुर सेशंस कोर्ट ने इन चारों को बरी कर दिया था। अब सीन ये है कि 2022 में राजस्थान गवर्नमेंट ने इन चारों के एक्विटल को चैलेंज किया। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि एक्विटल को चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि मैटर काफी संगीन था। इन अदर वर्ड्स, केस खत्म समझा जा रहा था, लेकिन सरकार ने कहा नहीं बॉस, एक राउंड और होगा। और वैसे भी बॉलीवुड में सीक्वल्स का ट्रेंड बन चुका है, तो कोर्ट केसेस में ये ट्रेंड क्यों रुके भला। फिलहाल जब तक बॉलीवुड है तब तक क्राइम और बॉलीवुड का ये कनेक्शन चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए ये 2 छोटे क्लिक्स हैं, पर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन।